सबसे पहले देखिए, इस बार आपका सीजल का मेंस है, ठीक है। और जैसा कि अभी आप प्री का पेपर देख रहे हैं, तो प्री का जो पेपर है वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट के लेवल में है। मॉडरेट भी कहना शायद थोड़ा गलत होगा। पेपर इतना आसान है कि हर बच्चा लगभग 20 प्लस सवाल बनाकर आ ही रहा है, ठीक है। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या ऐसे ही पैटर्न आपका मेंस में रहने वाला है? क्या इसी तरीके से सवाल पूछेगी? अगर मेरे भाई इसी तरीके से वो सवाल पूछेंगे, फिर तो जाएगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। और कट ऑफ हाई जाने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एसएससी के ऊपर प्रेशर होना कि आप ऐसा क्या करवा रहे हैं कि बच्चे जो है वो 200 में 240 नंबर लेकर आ जाते हैं। उस केस में उन्हें जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वैसे केस में वो ये रखते हैं कि पेपर का थोड़ा सा मेंस में स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पर कि कट ऑफ को कम से कम रखा जाए ताकि ज़्यादा जवाब ना दे सकें उस पॉइंट पे। दूसरी बात यहाँ पर ये भी होती है कि अगर मानो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो लोगों ने अप्लाई भी ज़्यादा किया है। पहले आमतौर पर 25 लाख लोग अप्लाई करते थे और पेपर देने मात्र मुझे लग रहा है 10 से 12 लाख लोग पेपर देने जाते थे प्री। आज के समय में मेरे भाई 35 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और लगभग सारे सेंटर में जो अटेंडेंस है वो आपके अच्छे खासे अटेंडेंस परसेंटेज भी मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्री देने के लिए भी संख्या भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं और जितने ज़्यादा लोग पहुंचेंगे यानी कंपटीशन आपके लिए उतना ही ज़्यादा है। अदर सेक्टर के भी लोग जो हैं, जैसे यूपीएससी हो गया और बैंकिंग हो गया, ये भी आपको प्री के लिए दे ही रहे हैं। तो पेपर का पैटर्न इतना आसान है कि आराम से ये भी प्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अब तो चलो प्री हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, प्री एक बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है। प्री हो चुका जो हो चुका, और अभी जिनका 13 तारीख तक होना है निश्चिंत रहो, बहुत आसान पेपर होने वाला है। इंपॉर्टेंट है कि अब मेंस के बारे में हम बात करें तो कैसे करें। क्या ऐसा रहे यार कि वो 35 लाख जो लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें उन 35,000 में हम शामिल हो सकें जो हमारी एक सीट पक्की हो सके। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको बता दूं मेरा नाम आदित्य रंजन है और एसएससी सीजल 2019 के माध्यम से हम एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं और हमारा जो स्कोर है मैथ्स में वो 227 आया था 200 में, ठीक है। दोबारा से 227 आया था मेंस में 200 में। हम खुद भी इंस्पेक्टर हैं और आज तक कई सारे इंस्पेक्टर बना भी चुके हैं। कई सारे थाने ऐसे हैं दिल्ली में जहां पर कई सारे स्टूडेंट हमारे ऐसा ही हैं जो कि अभी देख भी रहे होंगे, वीडियो समझ भी रहे होंगे, ठीक है, ऑल ओवर। और सीजल में भी काफ़ी सिलेक्शंस है, मैंने शुरू से दिखाया है। ऑल इंडिया रैंक 11 हो गया या और भी ऑल इंडिया रैंक 126 अभी हमारे ऑफलाइन में आए थे, केक वेट कटिंग हुई और भी चीज़ें हुई, ठीक है। तो इसमें मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाता कि उतनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग करें, क्योंकि जब बच्चों को ही पता है तो फिर किन के लिए पब्लिसिटी और मार्केटिंग करना। अब इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर स्ट्रैटेजी में कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरी रणनीति क्या होती मेरे पेपर के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सब बैच अपना शोर करेंगे, अलग अलग जगह होगा, लेकिन उस बच्चे के बारे में भी सोचिए जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स, मतलब जो बैच नहीं ले सकता है या बैच तो ले सकता है लेकिन थोड़ा सा उसको गाइडेंस की भी आवश्यकता है कि वो कैसे जो है अपने मेंस के लिए प्रिपेयर करे। तो मेरा मानना सबसे पहले है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो प्री देने गए तो हैं, आधे अधूरे सिलेबस के साथ गए हैं। किसी का ज्योमेट्री इनकम्प्लीट है, किसी का अलजेब्रा इनकम्प्लीट है, किसी ने बस 50 दिन 50 मैराथन से काम चला लिया कि भैया जैसे तैसे हमारा प्री निकलवा दो, मेंस तो हम बाद में देख ही लेंगे। ये सबसे गलत बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ऐसा इसीलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि मेरे भाई अब मेंस में अगर आपको फोकस करना है तो आप इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जैसे कि अगर हम आपको बताएं तो मेंस में आपके मैथ्स के 30 सवाल आने वाले हैं, रीजनिंग के आपके 30 सवाल आने वाले हैं और दोनों के जो नंबर है वो 3-3 नंबर के हैं, यानी 180 नंबर का तो यहीं आपका पेपर हो गया। इस 180 नंबर की महत्व बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्यों हो जाती है? इंग्लिश के भी 25 सवाल है, जीएस के इंग्लिश के 45 सवाल है, जीएस के 25 सवाल है, लेकिन मेरा मानना है कि मैथ और रीजनिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए है क्योंकि इसमें बच्चा फुल स्कोर कर सकता है, पूरे के पूरे नंबर लेकर आ सकता है। जब आप इंग्लिश के एरर लगाते हैं तो कई बार दिल आपका कहता है बी भी सही है और सी भी सही है, वहाँ पर गलती होने की संभावना होती है, लेकिन मैथ्स में कहीं 1% की भी गलती होने की संभावना नहीं है। रीजनिंग में अगर एक बार सीरीज पकड़ में आ गई तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यही मेरा आंसर है। तो इसीलिए बच्चा उस पॉइंट पर देखो, जैसे हो गया ना कि मेरे पास सपोज करो कि 2 निशान है और एक में कन्फर्म है कि अगर मैं इस पर निशाना लगाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह कि अगर मैं इस रास्ते में चल रहा हूँ तो क्या पता कामयाबी मिले भी या ना मिले। तो उस बिजनेस में या उस काम में इंसान सबसे पहले हाथ लगाता है जहाँ सफलता श्योर होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप फुल स्कोर करके बहुत अच्छा एक लीड ले सकते हैं बाकी लोगों के आगे, इसलिए मैथ और रीजनिंग का महत्व बाकी सबसे ज़्यादा बन जाता है यहाँ पे। और कोशिश भी यही होगी इस बार आप लोगों की। देखो जैसे अभी जो बच्चे हैं, जैसे मेरे गाइडेंस में काफ़ी बच्चे पढ़ाई करते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, तो अभी तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर रहे होंगे, और वो तो अभी से ही मेंस के मॉक लगाने शुरू कर दिया है उन्होंने, जिसमें उनके अभी जो एवरेज क्वेश्चन वो कर पा रहे हैं वो 50 या 51 या 52 ही रह पा रहे हैं। अभी वो भी 60 के 60 क्वेश्चन उस 60 मिनट के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ उनके स्कोर देख रहा हूँ, मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ और भी चीज़ों को लेकर। तो एक जो कमी मैंने देखी वो ये देखी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जैसे मानो कि कल एक लड़का है हमारा स्टूडेंट ही है, साथ में हमारे पास ही रहते हैं और तैयारी भी करते हैं, हमने देखा हर बार वो मॉक में गलती कर रहा है, क्या ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको ज्योमेट्री, और बार बार क्या कोशिश करता है, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको नोट कर लेता है। ऐसे अगर कभी पढ़ोगे ना तो जीवन में कभी नहीं कर पाओगे मेरे भाई। क्या पता आज आप सर्कल का एक थ्योरम पढ़ रहे हैं और कल के दिन दूसरे वाले थ्योरम पर क्वेश्चन आ जाए। क्या पता आज सिमिलैरिटी पढ़ के जा रहे हैं, कल कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन आ जाए। इन सेंटर पढ़ा था, एक सेंटर का क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत मायने रखती है ये चीज़ कि आपका सिलेबस आपको ईमानदारी से अपने आप से पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा। अगर हम आपसे पूछें कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप बोलेंगे हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन आता है तो आप लगा नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अपने आप से ईमानदार होकर अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई में आपका सिलेबस कंप्लीट है, नहीं है तो करने में लग जाइए। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्लियर कंसेप्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि बच्चों को कहते हैं मॉक दो, वो दे रहे हैं, एक्स मान के कर रहे हैं, वाई मान के कर रहे हैं, पता नहीं क्या तरीका अपना रहे हैं, कुछ ने तो फॉर्मूला ही रट रखा है, कुछ ने कुछ कर रखा है। और वहीं पर दिक्कत आ जाती है जब मैं इसमें सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। जैसे अभी ऑफलाइन में मैं ट्रिको पढ़ा रहा हूँ। अब ऑफलाइन में जब मैं ट्रिको पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर 2021 में इसके लगातार 2 दिनों से सिर्फ वही क्वेश्चंस हो रहे हैं। आपको भी पता है कि 2021 में इसमें ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छे लेवल का पूछा गया था, एक 2017 का मेंस था और एक 2021 का मेंस था। अब जब हम बच्चों को वो क्वेश्चन करवाते तो बहुत अच्छे तरीके से बताते कि देखो तुम इस सवाल को बेसिक से भी बना सकते थे, तुम यहाँ थीटा मानकर 45 भी बना सकते थे, और तुम ट्रिपलेट का कंसेप्ट भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर थीटा कहाँ लगाना है और 45 कहाँ लगाना है और ट्रिपलेट कहाँ लगाना है ये आपको नहीं पता होगा, वो हम आपको बताते हैं वहाँ पे। उसी से आपका समय बच जाता है, क्योंकि देखो अप्रोच तो कई सारे हैं, लेकिन वो अप्रोच को यूज़ करो ना क्वेश्चन में जिससे समय बच सके। क्योंकि आपके पास जो पेपर में समय होता है ना भाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलता है आपको सोचने के लिए। एक नज़र सवाल देखा, उसी में अगर आपका क्लिक किया तो ठीक है, नहीं तो भाई जो मेथड आता है वो लगा दोगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि शुरू से एक ऐसा अप्रोच रख के चलो जिससे अटेम्प्ट बढ़िया हो सके। नहीं तो हम बता रहे हैं आपके साथ ऐसा होगा पेपर में, डेफिनेट है कि आप सवाल बनाए जा रहे हैं, सारे सवाल भी बन रहे हैं, सही भी बन रहे हैं, लेकिन जब आप मॉक को सबमिट करेंगे ना तो पता चलेगा कि मैथ्स में 30 में मात्र 25 क्वेश्चन आप कर पाए, 5 नहीं कर पाए। आपको शायद ये 5 बहुत महंगा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 5 वो इतना महंगा हो जाएगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो मिलेगा लेकिन चेन्नई में मिलेगा, और अगले साल दोबारा से फॉर्म भरोगे दिल्ली में आने के लिए। ठीक है। जो बच्चे 2020 में, जो बच्चे 2021 में सेलेक्ट हैं, मैं लिखित रूप में कहता हूँ, वो 2022 में भी पेपर दे रहे हैं, और वो इसी वजह से दे रहे हैं कि उनको अपना पोस्टिंग दिल्ली चाहिए, कईयों को अपना होम टाउन चाहिए, कईयों को डिपार्टमेंट बदलना है। ठीक है। तो ये शुरू में तो तब बस नौकरी चाहिए होती है, और बाद में बस क्या चाहिए होता है कि भाई मनपसंद शहर मिल जाए। तो भाई तभी थोड़ा सा 5 नंबर का एफर्ट मान लेते तो शायद 1.5 साल दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ें थोड़ी सी लॉन्ग टर्म को लेकर अभी चलोगे ना तो बहुत फ़ायदा है। तो कंसेप्ट क्लियर रहने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, अटेम्प्ट बढ़ते हैं। और तीसरा हो जाता है ज़बरदस्त प्रैक्टिस। देखो हर कोई बोलेगा यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, मेरी ये वीडियो देख लो। ठीक है, आप एक मेंस के एस्पिरेंट से पूछना जो वाकई मेंस की तैयारी करता है, सिर्फ एक ही बात बताएगा कि भाई पढ़ो तुम, अच्छी बात है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ना वो तुम्हारा प्रैक्टिस है। तुम्हारा कलम जितना ज़्यादा चलेगा, तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाओगे ना, तुम्हारे कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे। मैथ्स वीडियो देखकर तो सीखा ही जाता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बच्चा तब सीखता है जब वो खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बैठकर बनाता है, जब वो खुद उसको ट्राई करता है। कैलकुलेशन की वीडियो देखने से कैलकुलेशन नहीं सुधरती, कैलकुलेशन करने से कैलकुलेशन सुधरती है। जब आपको दिख रहा है कि ये एवरेज का मेरा क्वेश्चन है, जब आपको दिख रहा है कि मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और जब 372 को 566 के साथ गुना करना है, और वहाँ पर आप जो है कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, कुछ नहीं आएगा। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो कई सारे फैक्टर होते हैं। तो ये मुख्य बात अगर मैं ज़्यादा समराइज करके सीधी सी बात बोलूँ तो सिलेबस कंप्लीट अपना रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो, प्रैक्टिस ज़बरदस्त करो। ठीक है। इसके बाद मेरे भाई जो है और क्या क्या बातों का ध्यान देना है, देखो वीडियो को लाइक करते रहो भाई, 5000 लाइक पहुंचा ही दो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो
जो एक स्टूडेंट है जो मेंस की तैयार है उसे क्या क्या और करके जाना चाहिए, तो 2020 से लेकर 2022 तक सभी क्वेश्चंस को आप लगा के जाइए। एसएससी में जितने पेपर पूछे गए हैं, खासकर की अगर हम बात करते हैं तो सीजीएल हो गया, ठीक है, आईसीएआर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईसीएआर का पेपर हो गया, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 और फेज 10। हम आपको सीएचएसएल एमटीएस के क्वेश्चन लगाने को नहीं कह रहे हैं, हम सीपीओ का क्वेश्चन नहीं कह रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि फेज 9 फेज 10 में मेंस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए उसे लगा के जाइएगा, आईसीआर के क्वेश्चंस लगा के जाइएगा। और इन सब के पीडीएफ हमने जो है वो रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों टेलीग्राम पर डाल दिया है। आईसीआर के तो सॉल्यूशन करवा के बाइलिंगुअल पीडीएफ हमने डाला हुआ है ताकि बच्चा कल के दिन मेंस के लिए पढ़ सके, ठीक है। दूसरी बात, अपने रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखना, आज से ही अपना बना लेना कि भाई मुझे ये और ये और ये और ये ख़त्म करना है अपने पेपर के पहले, ना इससे मुझे ज़्यादा करना है ना मुझे इससे कम करना है। समय बच गया रिवीजन करने के बाद और समय बच गया तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगा, लेकिन मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं करना। तीसरा, यहाँ पर जिन चीज़ों को आप पढ़ेंगे आप उसे मल्टीपल रिवीजन करेंगे। ज्योमेट्री में 40 आइडेंटिटी पढ़ते हो ना, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 10 आइडेंटिटी को 4 बार पढ़ लोगे ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे कभी नहीं भूल पाओगे। बच्चा मास पॉइंट ज्योमेट्री और पता नहीं अंट संट इतना पढ़ लेता है, बेचारा लगा नहीं पाता है। मैं बोलता हूँ पढ़ते क्यों हो फिर तुम? जो बाकी चीज़ें क्या उस पर सवाल नहीं बनते हैं, ये बताओ पहले। फालतू की चीज़ें तो मेरे लिए भी पढ़ाने को बहुत है यार। अब मैं कैट लेवल में घुस जाऊँ, अगर मैं बैंकिंग लेवल में घुस जाऊँ जो मैं 2018 में पढ़ाता था, तो अगर उस लेवल में अगर मैं आ जाऊँ तो फिर तो चीज़ें और ही हो जानी है। लेकिन क्या फ़ायदा है, क्या उससे आपका सिलेक्शन होगा? मेरा मानना ये है कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बच्चा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यार मेरे को तो पढ़ाने के लिए मैथ्स ही पढ़ाना है ना, लेकिन आपको तो पढ़ने पर चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब हम मैथ्स में इतना पढ़ा देंगे, हम ज्योमेट्री 1 साल पढ़ा देंगे बताइए, और इतना पढ़ा देंगे कि आपको लगे अरे सर क्या ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट वो तो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाना है लेकिन बच्चे को 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसको अपने चारों सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो सिलेक्शन ले पाएगा। तो रिसोर्स को लिमिट नहीं रखोगे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। और रिवीजन भी करते रहना है। और जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा मेरे भाई, रीजनिंग प्लस मैथ का कंबाइंड प्रैक्टिस। आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है खाली मैथ्स का कंबाइंड प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं, आप भूल रहे हैं कि आपका सेशन 1 जो है 60 मिनट का है और उसमें 30 क्वेश्चन, जैसे अभी आपके 25 के आपके मॉड्यूल रहते हैं, वैसे 30 मैथ और 30 रीजनिंग रहने वाला है। अगर आपने कंबाइंड प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया तो ये भी बहुत दिक्कत आने वाली है। तो कंबाइंड प्रैक्टिस करना शुरू करें, अपने आप को ऐसे रखें कि 1.5 घंटा मुझे मैथ्स पढ़ना है और 1.5 घंटा मुझे रीजनिंग पढ़ना और लगातार पढ़ना है, ठीक है। तो मैं शुरू से एक बात बोलता था, देखना कभी भी मेरी कोई भी वीडियो, आपने इतनी स्ट्रेटजी की मेरी वीडियो देखी होगी, मैं हर वक्त ये बात कहता था कि मेरा पेपर को अटेम्प्ट करने का जो ऑर्डर होता था वो हमेशा ऐसा होता था कि पहले हम इंग्लिश करते थे, फिर जीएस करते थे, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। क्योंकि माइंड भी ऐसा है ना कि यार पढ़ने वाली चीज़ों को एक साथ करता है, कैलकुलेशन वाली चीज़ों को एक साथ तो जल्दी कर पाता है। जैसे इंग्लिश में और जीएस में कभी कलम नहीं उठाना होता, पढ़िए आंसर दीजिए, लेकिन रीजनिंग में आपको सीरीज में पेन उठाना होता है, मैथ्स में सॉल्व करते वक्त पेन उठाना होता है। तो कैलकुलेटिव चीज़ों को एक साथ रखोगे तो दिमाग अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसी हमेशा स्ट्रेटजी बना के रखो जिससे फ़ायदा मिले, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेटजी, जिसके माध्यम से आप ये जान पाए कि आपको करना क्या है। अब उसमें हम आपके लिए और क्या करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको भी पता है कि जो मेंस होता है, ठीक है, वो मीन्स बहुत ही सीरियस होता है, और यहाँ पर जो है ये बहुत एक सीरियस कंसर्न भी है, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन यहीं से आता है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यूट्यूब पर कराता हूँ, तो यूट्यूब पर पिछले 1 महीने से आप लोगों को दिखा भी होगा कि किस तरीके से हमने अपने कंटेंट का लेवल थोड़ा बढ़ाया। कारण यहाँ पर यही था कि ताकि थोड़ा भी आपको भी आभास हो सके कि अभी मेंस का कंटेंट होने क्या वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आपके पेपर के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।